मगर शायद कांग्रेस को इल्हाम नहीं था, शायद नेहरू को इल्हाम नहीं था कि जिसे वो अपनी निष्कंटक समृद्धि का शांतिकाल समझ रहे हैं, वो असल में शांति नहीं, तूफान से पहले का सन्नाटा था। चूंकि समूचे हिंदुस्तान का इतिहास कसमसा रहा था, चूंकि तारीख से उठने वाली हवाएं एक दफा फिर हकीकत के हालात बदलने वाली थी, सदी एक दफा फिर अपने 57वें बरस में दाखिला लेने वाली थी। और इतिहास हमें बताता है कि बीती कई शताब्दियों ने अपने 57वें बरस में हिंदुस्तान की तस्वीर, तकदीर, तासीर और तबीयत को बदलते देखा था। फिर चाहे 1657 में औरंगजेब का सत्ता पर बैठकर मुगल सत्ता के छीण होने का शंखनाद करना हो, बरस 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद हिंदुस्तान में विदेशी सत्ता की स्थापना का शंखनाद हो, या बरस 1857 में पहली दफा समूचे हिंदुस्तान का एक सशक्त प्रयास करना हो, या फिर आने वाले बरस 1957 में पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान को एक सशक्त लोकतंत्र के तौर पर स्थापित करने का संकल्प लेना हो। चूंकि बरस 1957 में ही आयोजित होने वाले थे देश के दूसरे आम लोकसभा के चुनाव, जो हिंदुस्तान के लिए बेहद अहम होने वाले थे, शायद 1952 के पहले लोकसभा चुनावों से भी ज्यादा अहम। चूंकि बरस 1957 आते आते द्वितीय विश्व युद्ध के बाद औपनिवेशिक शक्तियों के द्वारा आजाद कराए गए दर्जनों मुल्कों में किसी न किसी तरह से तानाशाही दस्तक दे चुकी थी। ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें 1957 के दूसरे लोकसभा चुनावों पे थी। अगर पूरी दुनिया की निगाहें 1957 के लोकसभा चुनावों पे थी, तो यकीनन भारत के भीतर भी इन चुनावों के लिए तैयारियां व्यापक स्तर पर की जा रही थी। ये 1957 के दूसरे लोकसभा के चुनाव ही थे जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने देश भर की शराब की दुकानों को बंद करने का निर्देश जारी किया। यह फैसला मतदान दिवस के दिन समाज के भीतर अराजकता को पसरने से रोकने के लिए लिया गया था, मगर आने वाले दिनों में यह फैसला हिंदुस्तान के चुनावों के साथ किसी रवायत की तरह संलग्न हो गया, जो रवायत आज तक चुनाव आयोग निभाता आ रहा है। हमने आपको अपनी पिछली कड़ी में सुनाई थी वो दास्तान कि किस तरह किन आपात परिस्थितियों में चुनाव आयोग ने एक आपात डॉक्यूमेंट्री तैयार कराकर हिंदुस्तान के गली नुक्कड़ चौक चौराहों पर पार्टी कार्यकर्ताओं को रील बांटकर प्रदर्शित करवाई थी, जिससे लोगों में चुनाव को लेकर जागरूकता आ सके। मगर 1952 से लेकर 1957 के बीच के 5 वर्षों में चुनाव आयोग के पास पर्याप्त समय था एक विस्तृत डॉक्यूमेंट्री तैयार कराने का। तो चुनाव आयोग ने ये आपका वोट है के नाम से एक विस्तृत डॉक्यूमेंट्री तैयार कराई और 1957 के पहले लोकसभा चुनावों के ठीक पहले देश भर के 74,000 से भी ज्यादा छोटे बड़े सिनेमा घरों में ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज करवाई गई, जिससे लोगों के भीतर मतदान को लेकर जागरूकता फैलाई जा सके। अब बात अगर देश के सियासी हालातों की कर लें तो वो हालात 1952 के पहले लोकसभा चुनावों से बिल्कुल बदल चुके थे। जहां 1952 के पहले लोकसभा चुनावों में नेहरू के सामने कई बड़े सियासी धूमकेतु चमक रहे थे, तो वहीं 1957 के दूसरे लोकसभा चुनावों तक पहुंचते पहुंचते इनमें से अधिकांश धूमकेतु सियासी फलक से ओझल हो चुके थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो दुनिया ही छोड़कर जा चुके थे, जयप्रकाश नारायण सक्रिय राजनीति से दूरी बना चुके थे, भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जेल के भीतर असामयिक मृत्यु हो चुकी थी, और कृषक मजदूर प्रजा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी की और उनकी पार्टी के क्या हालात थे, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आचार्य जेबी कृपलानी की धर्मपत्नी सुचेता कृपलानी खुद अपने पति की पार्टी का दामन छोड़ कांग्रेस पार्टी का दिल्ला थाम चुकी थी। तो देश के भीतर कांग्रेस अपने निष्कंटक राज की ओर बढ़ रही थी, मगर शायद कांग्रेस को इल्हाम नहीं था, शायद नेहरू को इल्हाम नहीं था कि जिसे वो अपनी निष्कंटक समृद्धि का शांतिकाल समझ रहे हैं, वो असल में शांति नहीं, तूफान से पहले का सन्नाटा था। चूंकि इसी कांग्रेस पार्टी को सत्ता से शून्य करने वाली सबसे बड़ी ताकत अपने गर्भ में प्रस्फुटन को तैयार थी। वो गर्भ था बलरामपुर की धरती, वो धरती जो 1957 के लोकसभा चुनाव में बतौर संसदीय सीट तो पहली दफा अस्तित्व में आई थी, मगर इस धरती पर कांग्रेस विरोध और नेहरू की नीतियों के खिलाफ बगावत की बयार बरसों बरस से चल रही थी। चूंकि यह वही धरती थी जहां सनातन मतावलंबियों की आस्था के बड़े प्रतीक पुरुष करपात्री जी महाराज ने तत्कालीन बलरामपुर महाराज पाटेश्वरी प्रसाद सिंह के साथ मिलकर राम राज्य परिषद की स्थापना की थी। यह बलरामपुर की धरती थी जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के खिलाफ दक्षिणपंथी हिंदू विचारधारा पूरी ताकत के साथ पुष्पित और पल्लवित हो रही थी। जब बलरामपुर की इसी धरती को बतौर संसदीय सीट नामांकित कराया गया
और 1957 के दूसरे लोकसभा चुनाव की आहटों ने बलरामपुर की दहलीज पर अपनी दस्तक दी तो तत्कालीन बलरामपुर महाराज पाटेश्वरी प्रसाद सिंह के महल का दरवाजा खटखटाते हुए धोती कुर्ता पहने एक पतले दुबले शरीर वाले एक शख्स ने करपात्री जी महाराज से मिलने की इच्छा व्यक्त की। वो शख्स कोई और नहीं, भारतीय जनसंघ के संगठन प्रसार प्रभार का जिम्मा अपने कंधों पर संभालते पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, जो करपात्री जी महाराज से एक बेहद गंभीर वार्ता करने बलरामपुर पहुंचे थे। उनसे यह कहने के लिए कि अगर बलरामपुर से भारतीय जनसंघ पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को चुनावी मैदान में उतारता है तो वो अपना वरद हस्त वाजपेयी के कंधों पर रखें। करपात्री जी महाराज ने ऐसा ही किया। बलरामपुर की धरती पर हिंदुत्व की बयार तो बरसों बरस से बह रही थी। राजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह का भी प्रभाव अच्छा खासा था और करपात्री जी महाराज का भी, और इन दोनों के प्रभाव के चलते लगभग सुनिश्चित था कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ये चुनाव निकाल ही लेंगे, क्योंकि कांग्रेस के लिए एक तो बलरामपुर करेला पहले से था और ऊपर से नेहरू ने उस पर नीम अलग से चढ़ा दिया। माने जिस धरती पे हिंदू ध्रुवीकरण की बयार आजादी के पहले से चल रही थी, उस धरती पर करपात्री जी महाराज का वरद हस्त हासिल करने वाले भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ कांग्रेस ने अपना कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा? हैदर हुसैन। जिस धरती पे हिंदू ध्रुवीकरण की बयार चल ही रही थी, उस धरती पर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ एक मुस्लिम उम्मीदवार को उतारकर खुद स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी की जीत की इबारत अपने ही हाथों से लिख दी। वैसे जीत की इबारत तो उन दिनों समूचा हिंदुस्तान रच रहा था। 6 फरवरी 1957 से 9 जून 1957 के 3 महीनों के दौरान जिस इबारत के हर एक हर्फ से जुड़ी हुई थी एक अनकही सी दास्तान, जैसे एक दास्तान तो घटी नई दिल्ली के एक मतदान केंद्र पे। मतदान केंद्र नहीं था, नामांकन केंद्र था। प्रत्याशी अपना नामांकन कराने वहां पर पहुंच रहे थे कि तभी एक आम सा शख्स कमरे के भीतर दाखिल होता है। सामने मेज के उस पर अधिकारी बैठे होते हैं। शख्स अधिकारियों से मुखातिब होते हुए कहता है, जी मुझे नामांकन कराना है। अधिकारियों ने कहा, नाम बताएं। प्रत्याशी ने कहा, जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह। सामने बैठे अधिकारियों के कान खड़े हो गए। बोले, ये कैसा नाम है? जीसस क्राइस्ट का नाम हम नहीं अंकित कर सकते भाई, ये श्रद्धेय पुरुष हैं, इनके नाम की वजह से लोगों की श्रद्धा आहत हो सकती है, इसीलिए ये नाम हम नहीं दर्ज कर सकते। बंदा वहीं धरने पे बैठ गया, अधिकारियों के सामने धरने पे बैठ गया कि जब तक लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के नाम से उसका नामांकन नहीं हो जाएगा तब तक वो घर ही वापस नहीं जाएगा। बाद में 48 घंटों तक मान मनौवत करने के पश्चात उसे वापस घर भिजवाया गया। इस इबारत का एक और हर्फ लिखा गया था। भारत के दक्षिणी हिस्से में चेन्नई में मरीना बीच के मतदान केंद्र पर एक 2.5 फुट का शख्स मतदान करने पहुंचा। अधिकारियों ने कहा, नाम? उसने कहा, 1 मिनट रुकिए। अधिकारियों ने कहा, हुआ क्या? अचानक वो शख्स वापस कमरे के बाहर गया और दोनों हाथों से एक ऊंची सी मेज उठाकर वापस लाया। अधिकारियों ने कहा, यह क्या है? बोला, मेज। अधिकारियों ने कहा, वो तो हमें भी दिख रहा है, यहां क्या करोगे इसका? उस शख्स ने कहा, ये जो मतपेटिकाएं इतनी ऊंची ऊंची मेजों पर रखे हुए हैं, मैं पहुंचूंगा कैसे? तो अधिकारियों ने कहा, अरे किसी की सहायता ले लेना। बोला, इससे तो मतदान की गोपनीयता नहीं भंग हो जाएगी, इसीलिए घर से मेज लेकर आया हूं कि पहले ये मेज रखूंगा, इस पे चढ़ूं, तब जाके मतपेटिका में अपने मत का इजहार करूंगा। ये आजाद हिंदुस्तान के दूसरे लोकसभा के चुनाव थे, जिन चुनावों में मतपेटिका के भीतर अपने आप को अभिव्यक्त करने की उत्सुकता का अंदाजा आप इस एक वाकये से लगा सकते हैं। उन दिनों सबको लगता था ना कि ये जो मतपेटिका है सीधा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की आंखों के सामने खुल रही है। तो लोग अपने घर की पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सड़क की समस्या, खेती की समस्या, सब कुछ पन्ने पर लिख लिख कर मतपेटिका के अंदर डाल देते थे कि अधिकारी साहब खोलेंगे तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक सीधे उनके खेत की बात पहुंच जाएगी। मगर ये तो सीधे सरल मनुष्यों की अभिव्यक्ति थी। कई बदतमीज किस्म के व्यक्ति भी तो थे जिनकी अभिव्यक्ति भी बदतमीजी की ही कतार में शुमार होती थी। तो कई महानुभावों ने देश के वरिष्ठ नेताओं के विषय में भद्दी भद्दी गालियां लिखकर कागज मतपेटिका के अंदर डाल दिया। प्रधानमंत्री के विषय में घोर आपत्तिजनक गालियां लिखकर मोड़ा पन्ना मतपेटिका के अंदर डाल दिया। अपने मुख्यमंत्री के विषय में, अपने तहसीलदार के विषय में, अपने गांव के वीडियो के विषय में, जिसके विषय में जो मन में आया पन्ने पे लिखा,
मतपत्र के साथ मतपेटिका के अंदर डाल दिया, यह सोच के कि ये सारी मतपेटिका तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और तमाम अधिकारियों के सामने खुलेंगी। तो खुलते ही उनकी अभिव्यक्ति इन तमाम लोगों की निगाहों के सामने से गुजर जाएगी। खैर, ये तो रही बात मतपत्रों के अतिरिक्त सामानों की, मगर उन मतपेटिकाओं में मतपत्र भी तो थे, गिनती तो उन्हीं की जा रही थी। तो आहिस्ता आहिस्ता 1.5-2 महीने पार होते होते देश भर के मतपेटिकाओं में पड़े हुए मतपत्रों की गिनती का कामकाज समाप्त हुआ। इसी के साथ समाप्त होती हैं देश भर के इंतजार की घड़ियां और सामने आते हैं देश के दूसरे लोकसभा चुनाव 1957 के नतीजे हैरत में डालने वाले नहीं थे। 403 संसदीय क्षेत्रों की कुल 493 लोकसभा सीटों में रिकॉर्ड 374 सीटें जीतकर कांग्रेस ने अपना ही पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के सर्वोच्च सर्वलोकप्रिय नेता के तौर पर स्थापित हुए थे और दूसरे नंबर की पार्टी के तौर पर एक दफा फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, जिसने कुल 27 सीटें अपने नाम की थी। जिसके बाद सोशलिस्ट पार्टी का नंबर था, जिसने 16 सीटें अपने नाम की थी। फिर भारतीय जनसंघ का नंबर था, जिसने 4 सीटें अपने नाम की थी। राम राज्य परिषद के खाते में इस दफा महज 2 सीटें ही आई थी, बाकी सीटें निर्दलीय चेहरों के नाम गई थी। देश में कांग्रेस की दोबारा सरकार बन चुकी थी। दुनिया भर की निगाहों में हिंदुस्तान एक परिपक्व लोकतंत्र के तौर पर स्थापित हो चुका था। इससे भारत का मान बढ़ा था। मगर वो कहते हैं ना, नकारात्मक लोगों को हर जगह नकारात्मकता ही नजर आती है। एक ऐसा पूरा तबका था हिंदुस्तान के भीतर जो इन चुनावों को अशुभ मान रहा था और सार्वजनिक मंचों से इन चुनावों को अशुभ कहता था इन चुनावों ने हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब ऐसा था कुछ नहीं, एक कुतर्कों की कुकथा होती थी बस। वास्तविकता क्या है यह हम आपको बताते हैं। असल में बरस 1953 में भाषाई आधार पर राज्यों के बंटवारे हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, जिसकी अंतरिम रिपोर्ट आती है बरस 1955 में, जिसके पश्चात भाषाई आधार पर राज्यों के बंटवारे की परिकल्पना को साकार रूप देने का काम शुरू किया जाता है। तत्पश्चात चंद महीनों बाद ही देश के आम चुनाव सामने आ जाते हैं। तो लोग ऐसी परिकल्पना खींचते थे कि देखिए, इन्हीं चुनावों के कारण ही इतनी जल्दी राज्यों के बंटवारे का काम शुरू कर दिया गया। इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, इन चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। भाषाई आधार पर राज्यों के बंटवारे का यह प्रकल्प बरस 1950 से ही शुरू हो चुका था, मगर चूंकि इसके साकार रूप देने का प्रक्रम बरस 1957 के बिल्कुल पहले शुरू हुआ, इसीलिए लोग इन चुनावों से जोड़कर इसकी तस्वीर गढ़ने लगे थे। हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। वास्तविकता में बरस 1957 के लोकसभा चुनाव ने पूरी दुनिया में भारत को एक सशक्त परिपक्व लोकतंत्र के तौर पर स्थापित किया था। तो आज की यह दास्तान, बरस 1957 के लोकसभा चुनावों की दास्तान, यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलेंगे, जल्द ही फिर मिलेंगे किसी नए चुनाव के साथ, किसी नई दास्तान के साथ।